हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर धातुएं एवं अधातुएं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद फिर हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों धातुएं अधातुओं से क्रिया करती हैं, क्या वजह है कि धातुएं अधातुओं से क्रिया करती हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि तत्वों का निष्कर्षण कैसे होता है, मतलब धातुओं को कैसे निकाला जाता है, क्या विधि है कि ज़मीन से जैसे निकालते हैं जब धातुओं को, खनिज को, तो उसे किस तरह से हम लोग शुद्ध करके उससे धातुओं को बनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग धातुओं से। तो धातुएं क्या होती हैं, तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातुएं बोलते हैं। और अधातुएं क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। तो आज हम सिर्फ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि धातुओं में एक चमक पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं धात्विक चमक, सुचालक होते हैं। चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, धात्विक चमक बोलते हैं। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होंगी, सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। चौथी बात हम लोग कर लेते हैं कि इनका जो गलनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होता है। ये जल्दी गलेंगे नहीं, उच्च होता है। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, ज़्यादा होता है, जल्दी ये गलेंगे नहीं। जैसे लोहा, अगर लोहे को हमें गलाना है तो गलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हमें ताप देना होगा 1537 डिग्री सेल्सियस। अगर 1537 डिग्री सेल्सियस ताप है तभी लोहा गलेगा। तो धातुएं जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होता है। और बात कर ले हम लोग कि इनका घनत्व, जैसे घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। और 7वां नंबर, धातुएं ठोस एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये भैया ये धातु के गुण हैं, धातुओं के भौतिक गुण। और धातुओं के भौतिक गुण में क्या होता है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे अगर हमें लोहे का रॉड लिया है और उसको हम आग के पास लेके जाएंगे तो आग के पास दूसरा सिरा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा हाथ जलने लगता है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऊष्मा उस सिरे से इस सिरे तक चली आई है, इसका मतलब सुचालक है। उसी क्षण को हम लोहे के वायर, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में अगर टच करा दें तो हमें करंट लग जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक होता है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। अगर कोई पूछ दे तुमसे कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊष्मा पाएंगे अपने स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा देंगे, कंडक्ट करा देंगे। दूसरी बात होती है कि धातुओं में चमक पाई जाती है। हम लोग बात कर चुके हैं, सोना जो होता है चमकता है, प्लेटिनम चमकता है, जैसे एल्युमिनियम है वो भी, उसके अंदर चमक होती है। तो धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है। और धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं।
जो धातुएं होती है कठोर होती है, एक्सेप्ट हम लोग अगर सोडियम की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कठोर नहीं होते हैं, ये सब मुलायम होते हैं। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, कठोर होती है। धातुएं मजबूत होती हैं, जैसे धातुओं से हम पुल बना देते हैं। गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, तो जो भी धातुएं होंगी, गलनांक का मतलब होता है वो ताप जिस पे कोई भी पदार्थ गलता है उसे गलनांक कहते हैं, और क्वथनांक वह ताप जिस पे कोई भी द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्वथनांक बोलते हैं। तो धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होता है। धातुओं को अगर हमें गलाना होता है तो बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने की ज़रूरत होती है। अगली बात आती है कि धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब धातुओं को बजाएं अगर पीटें तो धातुएं बजेंगी, इससे पता चलता है कि धातुएं ध्वनिक होती है। जैसे स्कूल का जो घंटा होता है वो धातुओं से ही बना होता है, जो अगर उस पर हम लोग पीटते हैं तो वो बजता है, आवाज़ करता है, तो धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ठोस एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जो भी धातुएं हैं सारी धातुओं को हम लोग या तो ठोस अवस्था में पाएंगे और या तो हम द्रव अवस्था में। सारी लगभग सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक धातु है हमारे पास जिसका नाम है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय, अब इसका क्या मतलब होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि अगर इन्हें पीटा जाए, अगर इन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो ये चादर के रूप में बदल जाएंगे। जैसे धातुएं हैं उनको पीटेंगे तो फैल जाते हैं ना, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीय। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। और अगली बात कि धातुएं तन्य होती हैं। इनमें क्या होती है? तन्यता होती है। तो धातुओं में क्या होती है? तन्यता होती है। अब ये इसका क्या मतलब है? अगर धातुओं को खींचें हम तो खींच करके हम इन्हें लंबे लंबे वायर में बदल सकते हैं। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब है? अगर इन्हें हम पीटे हथौड़े से तो ये चादर के रूप में बन जाएंगी, इन्हें बोलते हैं आघात वर्धनीय। जबकि तन्यता क्या? खींचने पे ये अगर लंबे लंबे तार में बदल जाए तो इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता भी होती है और धातुओं में तन्यता भी होती है। जैसे गोल्ड, जो सोना होता है, अगर उसका 1 ग्राम है, 1 ग्राम सोने को अगर खींच के हम वायर बनाएं तो लगभग 2 किलोमीटर का वायर बन जाएगा, जिससे पता चलता है कि धातुएं कितनी तन्य होती हैं। बहुत ज़्यादा इनको खींच सकते हैं, बहुत लंबा खींच देंगे एकदम, और लंबा लंबा वायर बनता चला जाएगा। तो धातुओं में तन्यता होती है। तो ये तो बात हो गई धातुओं के भौतिक गुण की। धातुओं के भौतिक गुण में ये सारी चीज़ें आती है। अब चलो धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण में क्या होता है। तो धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग पहली बात करेंगे कि धातुओं की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तब क्या बनता है। तो देखो सभी धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग कंडीशन में क्रिया करती हैं। जैसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्रियाएं होगी, तो देखो बनता क्या है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दहन, मतलब जलना। तो हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन होता है कि कोई भी धातु है अगर, और वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो अगर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। ये हमारे पास सामान्य समीकरण है, सामान्यता ऐसा होता है। अब हम लोग धातु ले लेते हैं कोई भी, जैसे सोडियम। अब ये सोडियम कमरे के ताप पे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। जैसे सोडियम, अब सोडियम को हम लोग रखते हैं मिट्टी के तेल में, सोडियम को, पोटेशियम को, ये सभी चीज़ों को हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगी तो जलने लगती हैं। तो ये क्रिया कर लेगी ऑक्सीजन से तो विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगी, और आग लगेगी तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड ना। तो धातु की जगह क्या? सोडियम, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2O। अब फार्मूला बनाने आना चाहिए भैया। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ये रिएक्शन किस पे हो रहा है? कमरे के ताप पे ही हो जा रहा है।
कमरे के ताप का मतलब इसको हमने गर्म नहीं किया, इसको हमने आग नहीं दिखाया, तब ये रिएक्शन नहीं हुआ है। ऐसे ही अपने से अगर हम लोग सोडियम निकाल के रख दें तो उसके अंदर धुआं निकलने लगेगा, कुछ देर बाद वो जल जाएगा। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम, अगर इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दें तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। पोटेशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? K2O। ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, और पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया। मतलब कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ये जो धातु ऑक्साइड है अगर इसमें हम जल डाल दें तो क्या बन जाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यही अगर Na2O है, अगर इसमें हम लोग पानी को मिला दें, जल को, तो ये क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यही तो है ना, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु मतलब सोडियम, हाइड्रोक्साइड ये वाला ग्रुप हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इसमें अगर हम लोग पानी मिला दें तो ये क्या बना देगा भाई? ये बना देगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन से जब क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, ये वाला रिएक्शन। इसके बाद ये धातु ऑक्साइड अगर जल से क्रिया कर लेती है तो धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है। अब कुछ ऐसे धातु होते हैं जिन्हें रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये रिएक्शन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जैसे हम लोग पढ़े थे मैग्नीशियम वाला, कि मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया? जलाया। वहाँ क्या कर रहे थे? कमरे के ताप पे ही रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको पहले जलाया, और जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हम लोग पढ़े हैं ये वाला रिएक्शन कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद कलर का एक अवक्षेप बनेगा, राख जो बनेगी वो सफ़ेद कलर की होती है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, लेकिन कब? जब इसे हमने जलाया, गर्म किया, तब हुआ। ऐसे ही रिएक्शन नहीं होता है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब अगर हम इसे पानी में डाल दें तो थोड़ा बहुत घुलेगा, ज़्यादा नहीं घुलेगा, और घुल के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस तरह से पहले जो वाला रिएक्शन हुआ था उसी तरह से ये वाला भी रिएक्शन हो रहा है। अब एक चीज़ तुम लोग ये देखो कि यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार हैं, क्षार है। जबकि ये जो ऑक्साइड बना, जैसे सोडियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो भी होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी, क्षारकीय प्रकृति के बनेंगे, क्षारीय प्रकृति के बनेंगे। इसका क्या मतलब है कि जब धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो धातु ऑक्साइड बना। अब ये जो धातु ऑक्साइड है, अगर इसमें हम लोग लिटमस पेपर कलर देखेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डालेंगे, लाल लिटमस पेपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, नीले में। तो यहाँ से हम ये जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है वो किस तरह से रिएक्शन करेगा? तो एल्युमिनियम जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम है, अब इसको भी हमने जला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। और धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे? क्षारकीय प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन की और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाई। लेकिन ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये उभयधर्मी है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका क्या मतलब होता है? ऑक्साइड।
एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कैसे किया? जब इसे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का है? उभयधर्मी प्रकृति का है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो उभयधर्मी प्रकृति ऐसा मेटल ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करते हैं, दोनों प्रकृति दिखाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ये कैसा दिखा रहा था? क्षारीय। अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों दिखाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी बोलेंगे। अब देखो, देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे हम लोग कराते हैं। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ से रिएक्शन होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3, और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या बन गया? जल बन गया। इसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये अम्ल है। तो ये कौन सी प्रकृति शो किया? क्षारीय प्रकृति शो किया। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सी प्रकृति शो किया? क्षारीय प्रकृति शो किया। और क्या बन गया? एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बन गया। इसी तरह अब एल्युमिनियम की हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे किसी बेस से, NaOH से। अब देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्षार कौन है? ये। तो अब अम्ल का काम कौन करेगा? ये करेगा। तो ये किस प्रकृति का हो गया? अम्लीय प्रकृति का हो गया। अब क्या बनाएगा? एक लवण बनाएगा, और लवण का फार्मूला क्या होगा? NaAlO2, और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या बना देगा? जल बना देगा। तो हमने क्या देखा था कि जब धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक, इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का क्या मतलब होता है? कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। यहाँ पे देखो क्षार की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अम्ल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्षार, यहाँ पे अम्ल है एक ही, लेकिन प्रकृति कितनी शो कर रहा है? 2 प्रकृति शो कर रहा है, अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब होंगे। जैसे जिंक का भी एग्जाम्पल इसी तरह का आएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, वो भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अब हम लोग लोहे को अगर गर्म करें, लोहे को कैसे रिएक्शन कराएं कि लोहे से क्या बनेगा? तो देखो, ये है हमारा लोहा, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन ये रिएक्शन कब होता है? जब रक्त तप्त हो जाएगा लोहा, खूब एकदम गर्म, बहुत ज़्यादा रक्त तप्त रहेगा, तब ये रिएक्शन करेगा किससे? ऑक्सीजन से, और बनाएगा Fe3O4। इसको हम लोग बोलते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। तो लोहा ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। कब रिएक्शन करेगा? जब बहुत ज़्यादा रक्त तप्त हो जाता है, और रक्त तप्त होके अपना ऑक्साइड बनाएगा, और इस ऑक्साइड का नाम है। इसी तरह हमारे पास एक कॉपर होता है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब हम इसे जलाते रहते हैं तो कुछ टाइम बाद इसका जो कलर होता है ना, बदल जाता है, अब वो काला कलर हो जाता है। और काला कलर किसका है? कॉपर ऑक्साइड। तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, जलेगा तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी जो कॉपर होता है ना, वो कलर चेंज होकर कैसा कलर हो जाएगा? काला कलर। तो काले कलर का बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हो गया धातु का ऑक्सीजन से, कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या क्या बनता है। अब बात करते हैं कि जब धातुएं जल से रिएक्शन करती हैं
किससे रिएक्शन करेंगी? अभी तक तो ऑक्सीजन से कर रही थी, अब धातुएं किससे रिएक्शन करेंगी? जल से। तो पहला 2 रिएक्शन इसमें होता है। पहले जब धातुएं जल से रिएक्शन करेंगी, जल से अभिक्रिया, तो धातु प्लस जल क्या बनाएगा? पहले तो बनता है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब फिर यही धातु ऑक्साइड क्रिया कर लेती हैं जल से, अब बन जाता है धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा। ये धातु ऑक्साइड फिर जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। यहाँ पे 2 तरह का रिएक्शन होता है कि कभी अगर धातुएं किससे क्रिया कर लें? वाष्प से, वाष्प से क्रिया कर लें, जल की वाष्प से क्रिया कर लें, तब क्या बनेगा? तो सीधा सीधा हमारे पास धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड। और इसी के साथ कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकलेगी, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए देख लेते हैं उदाहरण कि अगर सोडियम ये क्रिया कर लेगा जल से, तो देखो क्रिया ऐसे ही हो जाती है रूम टेम्परेचर पे ही। तो क्या बनाएगा? पहले तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, और ये धातु ऑक्साइड देखो सॉल्युबल होते हैं ना, तो ये क्या बना लेंगे? धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर वो क्रिया कर लेगा जल से, तो लास्ट में क्या बनता है अपना? धातु हाइड्रोक्साइड। और इसी के साथ साथ कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। इसी तरह अगर पोटेशियम है, ये जल से क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा भाई? देखो KOH बना लेगा, और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्शन कर लेगा जब जल से, तो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब मैग्नीशियम जो होता है ना, ये मैग्नीशियम ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करता है, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है, तो किस जल से करेगा? गर्म जल से करेगा। और ये जब गर्म जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये कैसे क्रिया करेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी रिएक्शन करेगा, जल से ही करेगा, लेकिन जल कैसा होगा? गर्म होगा, और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यही मैग्नीशियम अगर वाष्प से क्रिया कर ले, ये क्या हो? वाष्प, वाष्प, तब क्या बना लेगा? तो हमारे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर भाप से करेगा, वाष्प से करेगा, तो देखो धातु प्लस वाष्प, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और धातु प्लस जल, तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे धातु जल, धातु ऑक्साइड जो बना है, ये फिर जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब कुछ ऐसे धातु भी होते हैं, जैसे ये तो सोडियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव था तो कर लिया रिएक्शन, हो गया रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव था, तो इसलिए इसने गर्म जल से रिएक्शन कर ली। कुछ ऐसे होते हैं तो न गर्म से भी नहीं करेंगे, न ठंडे से करेंगे, तब किससे करेंगे? तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, या आयरन हो गया, या जिंक हो गया, ये सब कैसे करेंगे? तो ये सब वाष्प से क्रिया करते हैं। किससे करेंगे? वाष्प से क्रिया करेंगे। तो जैसे Fe वाष्प से क्रिया करेगा, जल वाष्प से क्रिया करेगा, और जल वाष्प से क्रिया करके क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4, और प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह जिंक है, जिंक भी किससे क्रिया करेगा? जल वाष्प से क्रिया करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किससे रिएक्शन करेगा? वाष्प से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। तो हम लोग धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और जल से अभिक्रिया पढ़ लिए। धातुओं की ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया हुई तो धातु ऑक्साइड बना,
और धातुओं की जब जल से अपक्रिया हुई तो पहले धातु ऑक्साइड बना, बाद में धातु हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन धातुओं की जब क्रिया कराते हैं वाष्प से तब धातु ऑक्साइड ही बनता है। और धातु की अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, तो धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल की धातु से क्रिया, वही चीज़ है धातु प्लस अम्ल। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ तुम लोग को कि धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी। अब हमें ये मालूम रहना चाहिए कि कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करेगी और कौन सी धातु अम्ल से क्रिया नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद करनी होगी, वही सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो हाइड्रोजन से इससे रिएक्शन करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होगा वो नहीं बनाएगा। तो सीधी सीधी बात है, चलो करते हैं कोई भी क्रिया। धातुएं हमारे पास है जिंक और इसने क्रिया कर लिया इससे H2SO4 से। अब ये है धातु क्रिया कर रही है अम्ल से, देखो तो क्या करेगी, हाइड्रोजन हटाएगी, उसकी जगह खुद आ जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे रिएक्शन हुआ, सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी में जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो इसके लिए ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा। और यहाँ से हाइड्रोजन जब हटेगा तो इस SO4 के साथ कौन जुड़ जाएगा, जिंक। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह अगर मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को मैं डाल दूँ HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम से जब क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा भाई, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन से जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हम सोडियम की क्रिया करा दें तो ये भी क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये धातुओं की अम्ल से क्रिया होती है। लेकिन अगर यही धातु में हमारे पास है कॉपर और इसकी क्रिया हम करा दें HCl से, तो क्या कोई भी रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। तो कौन कौन नहीं हटा पाएगा, तो देखो कॉपर नहीं हटा पाएगा, सिल्वर नहीं हटा पाएगा, गोल्ड नहीं हटा पाएगा, और कौन नहीं हटा पाएगा, मरकरी नहीं हटा पाएगा। तो ये चारों हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, किसी भी अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगा कौन, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। तो ये सब तो अपना लवण बना के और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन नहीं हटा पाएगा। तो ये इतनी बात होती है कि धातुओं की अम्ल से क्रिया होती है तो क्या होता है। एक चीज़ हमें और याद रखना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ये अगर धातुओं से क्रिया कर ले तो ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। अब क्या वजह है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अब ऑक्सीकारक का क्या मतलब है, जो ऑक्सीकरण कर दे। तो ऑक्सीकारक है, तो ये जो हाइड्रोजन निकली है ना उसका कर देता है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके बना देता है जल। तो जब नाइट्रिक एसिड क्रिया करेगा किसी भी धातु से तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। वजह क्या है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, जो निकली हुई हाइड्रोजन को अपचय ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। तो यहाँ से जल बनेगा। बाकी कोई भी अम्ल हो वो जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
धातुओं की क्लोरीन से क्रिया, अब ये सब है नहीं सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं कि धातुओं की क्लोरीन से क्रिया होती है तो क्या बनता है। तो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्लोराइड बनाएगा। तो कोई भी धातु है, जैसे सोडियम धातु है, क्लोरीन से क्रिया कर ली तो क्या बना लिया, क्लोराइड बना लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये धातु है, ये क्लोरीन है, और ये क्या है, धातु क्लोराइड है। इसी तरह जब भी कोई भी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाएगी, हाइड्राइड बनाएगी। तो कोई भी धातु है हमारे पास सोडियम, और ये रिएक्शन कर ले रही है किससे, हाइड्रोजन से, क्या बनाएगी, NaH बनाएगी। ये क्या है, धातु हाइड्राइड है, धातु हाइड्राइड। तो कोई भी धातु हाइड्रोजन क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड बनेगा, धातु हाइड्राइड। तो धातु जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो धातु हाइड्राइड बनाती है, Na सोडियम इससे क्रिया कर दिया तो सोडियम हाइड्राइड बना दिया। जैसे कैल्शियम, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लेगा, MgH2 बना लेगा। तो कोई भी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अपना हाइड्राइड बनाती है, क्लोरीन से करके क्लोराइड बनाती है। तो ये तो बात हो गई धातु के भौतिक गुण और धातु के रासायनिक गुण में। धातु के भौतिक गुण हम लोग पढ़ लिए थे। धातु के रासायनिक गुण में हम लोग क्या पढ़े कि धातु के रासायनिक गुण में हम लोग सबसे पहले पढ़े कि ऑक्सीजन से अपक्रिया। ऑक्सीजन से अपक्रिया करने का मतलब दहन। तो कुछ कुछ हमारे पास धातु थी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये और लिथियम भी इसी में आ जाती है। तो ये रूम टेम्परेचर माने कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लिए थे। कुछ ऐसे थे जैसे मैग्नीशियम, इन्हें क्या करना पड़ा था, हमें गर्म करना पड़ा था तब बनाए थे। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब को गर्म किए थे तब बनाए थे। कुछ ऐसे होते हैं कि गर्म करने से ही नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से आए थे, तो जिंक आया था, है ना, आयरन आया था और कॉपर आया था। तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब कुछ होगा। तो ये होती है ऑक्सीजन से क्रिया। इसी तरह जल से अपक्रिया हम लोग पढ़े। तो धातुएं जल से अपक्रिया करके पहले क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, इसके बाद क्या बनाएंगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। अगर धातु वाष्प से क्रिया कर रही है तो धातु ऑक्साइड ही बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ साथ ये भी याद रखना है। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जब क्रिया कर रही हैं तो जल्दी से जल से क्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बना ले रही हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जबकि मैग्नीशियम जो है उसको गर्म पानी से हम लोग रिएक्शन कराए थे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। साथ ही साथ अगर हम लोग आयरन और कॉपर और जिंक इन लोग का रिएक्शन कराएंगे तो इन लोग का रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वाष्प चाहिए। और ये सब वाष्प से क्रिया करके क्या बनाती थी, अपना ऑक्साइड बनाती थी। इसके बाद हम लोग बात किए कि धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या बनता है। तो जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। और पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े कि कौन निकाल पाएगी, कौन नहीं निकाल पाएगी। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा और हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा। तो आज हमने धातु के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ लिए। कल हम लोग आधातु के भौतिक गुण और आधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।